गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने महासभा के बारे में जाना कि महासभा का गठन कैसे हुआ, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और कितनी सदस्य संख्या है उपाध्यक्षों की। इसके अलावा हमने सेशंस के बारे में बात की और महासभा में मतदान पद्धति के बारे में भी बात की। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महासभा की समितियां, कमिटीज़ ऑफ जनरल असेंबली के बारे में। तो महासभा एक बहुत बड़ी संस्था है क्योंकि इसमें जो भी विश्व के सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं वो सभी शामिल हैं। और यदि कोई सदस्य राज्य संघ को अपना चंदा यानी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देता है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। अर्थात आर्थिक स्थिति जब तक हमारी मजबूत नहीं होती हम कोई काम नहीं कर सकते और बिना पैसे के भी कोई काम नहीं हो सकता। तो नेचुरल है कि जब तक देश आर्थिक चंदा नहीं देंगे तब तक ये संस्था नहीं चलेगी। तो इसलिए ये चीज़ रखी गई, ये सिद्धांत बनाया गया कि अगर कोई भी देश फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देता है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। परंतु यदि महासभा को विश्वास हो जाए कि चंदे का भुगतान करना किसी सदस्य राज्य की शक्ति से बाहर है तो वह उसे मतदान की अनुमति प्रदान कर सकती है। अर्थात ये महासभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस सदस्य को मतदान करने का अधिकार देती है। यदि वो इस उत्तरदायित्व का भी पालन ना करे कि वो आर्थिक चंदा नहीं दे रहा है तो ये स्थिति देखी जाती है कि वो आर्थिक चंदा क्यों नहीं दे पा रहा, क्या उसकी स्थिति से बाहर है या उसकी कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार जब वो संतुष्ट कर देता है महासभा को तो महासभा उसे मतदान करने का अधिकार प्रदान कर देती है। महासभा की समितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अन्य राष्ट्रीय संसदों की भांति जो महासभा है वो अपने कार्यों का निष्पादन विभिन्न समितियों के द्वारा करती है। जैसे आपने अपनी संसद में भी देखा था कि बहुत सारी समितियां हैं जो कार्य करती हैं, तो उसी प्रकार से महासभा भी अपने सभी कार्यों का संपादन इन विभिन्न समितियों के द्वारा करती है। तो महासभा की मुख्य समितियां 4 प्रकार की हैं। सबसे पहली है मुख्य समितियां यानी मेन कमेटीज़। दूसरे नंबर पर है प्रक्रियात्मक समितियां, प्रोसीजरल कमेटीज़। तीसरे नंबर पर है स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज़। और चौथे नंबर पर है तदर्थ समितियां, एड हॉक कमेटीज़। मेन समिति जो मुख्य समितियां होती हैं और जो प्रोसीजरल कमेटीज़ हैं यानी प्रक्रियात्मक जो प्रोसेस अपनाती हैं कार्य करने का, जो कार्य किए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समितियां हैं हमेशा के लिए ही मौजूद रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। और एड हॉक कमेटीज़ जो होती हैं जिन्हें समय अनुसार विशेष परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है और काम समाप्त होने के बाद उनको समाप्त भी किया जा सकता है या वो फिर वो काम करती भी रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कमेटीज़ की, मुख्य समितियां। तो महासभा की मुख्य समितियां जो हैं वो 7 हैं। जिस प्रकार का कार्य है उसी प्रकार की समितियों का गठन कर दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहली है राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी। तो जो राजनीतिक और सुरक्षा समिति है, जैसे कि नाम से आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, तो जो राजनीतिक कार्य भी करती है और सुरक्षा संबंधी भी कार्य करती है, यानी सभी सदस्य राज्यों की सुरक्षा करने का भार इसी कमेटी के ऊपर आ जाता है। और जो राज्यों से संबंधित नीतियों के बारे में भी विचार विमर्श करती रहती है, कार्य करती रहती है और अपनी रिपोर्ट महासभा को सौंपती है। दूसरे नंबर पर है आर्थिक और वित्तीय समिति, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी। तो ये क्या कार्य करती है, जैसे हमने बात की थी कि जो सदस्य राज्य हैं वो चंदा देंगे, आर्थिक सहायता देंगे और समय समय पर ये चंदा इकट्ठा करती रहती है और इस रूप में जो भी बजट तय किया जाता है उस बजट अनुसार ये कार्य करती है। और जो ऑडिट वगैरह करती रहती है कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना खर्च हुआ, तो खर्च का लेखा जोखा भी ये करती है। पूरे साल इसका कार्य चलता है। जैसे हमारी फाइनेंशियल कमेटीज़ काम करती हैं, जब हमारा बजट आता है उससे पहले कि वो आय और व्यय का ब्यौरा रखती हैं, अनुमानित आय, अनुमानित खर्चा, उसके आधार पर ये जो चंदे हैं वो लगाए जाते हैं और किसी भी देश से कितना पैसा वसूल करना है तो ये कार्य भी रिपोर्ट में ये अपना सौंपती हैं महासभा को। अब बात करते हैं तीसरी समिति की, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, सोशल
ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी। जैसा कि नाम से आप देख रहे हो, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, यानी हमने ये देखा कि जो यूएनओ था वो न केवल विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना चाहता था, बल्कि मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास की तरफ भी उसने ध्यान दिया कि मनुष्य जब अपना सर्वपक्षीय विकास कर लेता है तो वो संतुष्ट रहता है, और जो संतुष्ट रहता है तो उसमें नेगेटिव जो भावनाएं होती हैं वो नहीं आती, बल्कि पॉजिटिव भावनाएं ही उसके अंदर मौजूद रहती हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास किया जाए। इसके लिए भी समितियां हैं हमारे पास, जो है आपकी सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, जो समाज से संबंधित, समाज में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, नागरिकों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। इसके अलावा भावनाएं जो लोगों के अंदर होती हैं कि किस प्रकार से लोगों की भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, इस प्रकार के कार्य समय समय पर ये करती रहती हैं। इस प्रकार के आयोग प्रत्येक देश में मौजूद हैं, हर राज्य में मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौजूद हैं, और ये लोगों को जोड़ने का, एक दूसरे से मिल जुलने का, मानवीय भाईचारे का, ये भावनाएं जो है वो संचार उन लोगों के अंदर करती रहती हैं। नेक्स्ट आती है न्यास समिति, ट्रस्टीशिप कमेटी। न्यास समिति का मतलब क्या है? जैसे एक ट्रस्ट बनता है कि जिसमें एक उद्देश्य रखा जाता है, उस उद्देश्य के लिए कुछ लोग मिलकर एक ट्रस्ट का गठन करते हैं, और जो पैसा भी उनके पास आता है उस पैसे को किस प्रकार से उस उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं जिस उद्देश्य के लिए वो इकट्ठा हुए थे। तो ये न्यास पद्धति जो है, न्यास समिति जो है वो क्या कार्य करती है? जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जो अविकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं, तो उनको वो अपने अंतर्गत न्यासिता परिषद जो है वो उन देशों को दे देती है जो देश ट्रस्टीशिप सिस्टम के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी वो लोग उनका लिए कार्य करते हैं, आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, व्यापारिक आदान प्रदान, इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, हेल्थ संबंधी कार्य करना। तो ये न्यास परिषद के कार्य हैं, न्यास समिति ये कार्य करती है। नंबर 5, प्रशासनिक एवं बजट समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी। प्रशासनिक और बजट समिति जो है वो प्रशासनिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है कि जैसे महासभा का सम्मेलन होना है, कौन से उनके ऊपर मान लो रखा जाएगा, कौन से आयोजन किए जाएंगे, कौन सी समस्याएं रखी जाएंगी, कौन कौन से देश कैसे कैसे विचार अपने रखेंगे, ये सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो करके रखती है। इसके अलावा पूरा बजट तैयार रखती है कि कितनी इस वर्ष की आई थी और कितना हमारा खर्चा था, या अगले साल के अनुमानित आय या अनुमानित खर्चा क्या है। तो ये सारा ऑडिट करके ये समिति महासभा के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 6ठे नंबर पर है वैधानिक समिति, लॉ कमेटी। कानून संबंधी जितने भी कार्य हैं, क्योंकि जो भी उद्देश्य रखे गए हैं, सिद्धांत रखे गए हैं, संधि समझौते किए जाते हैं, चार्टर है हमारा, वो सारा का सारा संयुक्त राष्ट्र का विधान है, कानून है, तो उसके अनुसार सभी देश कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिस्टम ठीक ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको देखने का कार्य वैधानिक समिति का है। और 7वें नंबर पर समिति है विशेष राजनीतिक समिति, स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी, यानी ये एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो पॉलिटिकल कार्यों को, पॉलिटिकल विवादों को, राजनीतिक विवादों को, किसी भी देश के आपसी जो भी मान लो उनके अनसुलझे संधि समझौते इस प्रकार के होते हैं, तो उनको सुलझाने का या राजनीतिक रूप से देशों को सुदृढ़ करने का, उनको आपस में इकट्ठे एक मंच पर कार्य करने के लिए मौका प्रदान करती है। अब हम बात करें हमारी दूसरी समिति की, जो थी हमारी प्रक्रियात्मक समिति, प्रोसीजरल कमेटी। उसके अंतर्गत आपके पास 2 कमेटीज़ हैं। ये समितियां 2 प्रकार की हैं। पहली है सामान्य समिति, जनरल कमेटी। इसका मुख्य कार्य महासभा और उसकी विभिन्न समितियों की कार्रवाइयों में समन्वय स्थापित करना होता है। यानी जितनी हमने जैसे ये 7 कमेटीज़ का वर्णन किया, इसके अलावा और भी कमेटीज़ हैं जो हमारी 4 प्रकार की हमने मुख्य मानी थी, इनके अंतर भी जो कमेटियाँ हैं उन सब में ये कोऑर्डिनेशन स्थापित रखती है, आपस में इनकी कार्रवाइयाँ क्या चलने लग रही हैं, इन सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और महासभा को देती रहती है। तो इसका नाम ही क्या रखा गया, जनरल कमेटी, यानी सामान्य समिति। तो आपस में कोऑर्डिनेशन सभी कमेटी की कार्रवाइयों में करती है। दूसरे नंबर पर है प्रमाण पत्र समिति, क्रेडेंशियल कमेटी, यानी समिति का मुख्य कार्य प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच करना है कि जैसे महासभा का जब सम्मेलन होता है, सभी देशों के प्रतिनिधि आते हैं, कितने आ रहे हैं, तो उनके जो भी प्रमाण पत्र वो अपने देश से लाते हैं उनकी जांच करने का कार्य इस समिति का है। अब हम बात करें मुख्य समितियों में तीसरी समिति की, वो है स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज। स्थायी समितियां निरंतर चलने वाली समस्याओं से संबंधित है, क्योंकि स्टैंडिंग नाम जैसे है तो ये स्टैंड करती रहती हैं, ये हमेशा के लिए समितियां हैं। तो जो ये समितियां हैं निरंतर चलने वाली समस्याओं से संबंधित हैं, और इस समितियों में प्रशासकीय और बजट संबंधी प्रश्नों पर परामर्शदात्री समिति, चंदा समिति और संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों की पेंशन समिति आदि
प्रमुख है, यानी लगातार ये कार्य करती रहती हैं क्योंकि प्रशासकीय कार्य लगातार चलते रहते हैं और जो बजट है वो लगातार कार्य करता रहता है क्योंकि पैसे की जरूरत लगातार पड़ती रहती है। तो ये परामर्शदात्री समिति, चंदा समिति और संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों को जो पेंशन देने का कार्य है, इस समिति का मुख्य कार्य है और ये मुख्य कार्य इस प्रकार के करती है। अब हम चौथे नंबर की जो हमारी लास्ट की है तदस्थ समितियां, अडहॉक कमिटीज, उनके बारे में बात करते हैं कि महासभा के द्वारा विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए तदस्थ समितियों का गठन किया जाता है। यानी पैलेस्टाइन पर विशेष समिति, जैसे फिलिस्तीन समस्या थी उस पर विशेष समिति थी, बाल्कन पर विशेष समिति थी, कोरिया पर विशेष आयोग, इसी प्रकार की समितियां थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इस प्रकार की समितियों का गठन कर दिया जाता है। तो सभी समितियां अपनी सिफारिश महासभा के खुले अधिवेशन में भेजती हैं और महासभा प्राय इन सुझावों को स्वीकार कर लेती है, यद्यपि उसके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये विशेष कार्यों के लिए बनाई जाती हैं इसलिए इनके विचारों को सुनती है महासभा और उनके ऊपर निर्णय भी लेती है। इस प्रकार से आपने इन समितियों को देखा कि ऐसी समितियां महासभा का अधिकांश कार्य संपन्न करती हैं और इस विषय में हम बात करेंगे बेंडन बोस और होगन के मतानुसार। जो उन्होंने कहा कि बेंडन बोस और होगन क्या कह रहा है कि समिति प्रणाली महासभा के संगठन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है और इसको हम कोटेशंस के रूप में लेते हैं तो इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। बेंडन बोस तथा होगन के मतानुसार कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, समिति प्रणाली महासभा के संगठन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इसको आप अंडरलाइन करोगे। और इस प्रकार अंत में हम ये कह सकते हैं कि कमेटीज जो होती हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए बनाई जाती हैं, कार्यों को संपन्न करती हैं। कमेटीज का महत्वपूर्ण स्थान होता है समितियों का कि जिसके अंतर्गत लगातार चलने वाले कार्य है, समय समय पर चलने वाले कार्य है, विशेष कार्य है, इस प्रकार के जो हमारे आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कमेटीज का हम गठन कर देते हैं और वो कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपनी इन मुख्य समितियों के माध्यम से अपना कार्य सुचारू रूप से चलाता है। धन्यवाद।